हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की। तो आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग 3-4 क्वेश्चन भी कभी कभार आप लोग को देखने मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इनके सिद्धांत की चारों स्टेजेस के बारे में। जो मतलब इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने रचनावाद का सिद्धांत दिया था, जिसको कि संज्ञानात्मक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, जैसे इन्होंने स्कीमा के बारे में समझाया था, कैसे हमारा कॉग्निटिव ब्रेन काम करता है उसके बारे में समझाया था, और हमारे कॉग्निशन के बारे में चीज़ें बताई थी। लेकिन इनका सिद्धांत क्या है, ऐसे में थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ स्पेसिफिकली चारों सिद्धांत की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो 4 क्रमिक अवस्थाओं में होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ, जिसको कि एस, पी, सी और एफ से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये यहाँ इनके टाइम पीरियड दिए हुए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें बच्चा एक शिशु के रूप में होता है। फिर होती है 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल। इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें प्रतीकों, भाषा, ये सब की सोच करता है, और इसमें बच्चा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या होगा? इसमें पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था तक की स्टेज होती है, ठीक है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था तक की स्पेसिफिकली स्टेज होगी। फिर जो उत्तर बाल्यावस्था तक की स्टेज है उसको क्या बोला जाता है? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा क्या होता है? जो मूर्त चीज़ें उनके बारे में सोचता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है? बच्चा 11 वर्ष या उससे अधिक का होता है, जब 11 से 15 भी मानते हैं कुछ इसको, तो ठीक है। इसमें बच्चा और बड़ा हो जाता है। इसमें बच्चे में क्या होती है? अमूर्त क्षमताएं आ जाती है, ठीक है। हम आगे करके लगभग चारों स्टेजेस को सबको डीपली पढ़ेंगे कि क्या होती है चारों स्टेजेस और क्या क्या सबके गुण और विशेषताएं होती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सी स्टेज दी गई है? यहाँ पर दी गई है सेंसरी मोटर स्टेज। इसको क्या बोला जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज को, सेंसरी मोटर स्टेज को और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोला जाता है संवेदी गामक, ठीक है। इसको संवेदी गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको इंद्रिय क्रियात्मक, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसके आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है, जो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। कभी कभार जैसे पूछ लेगा कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज की उम्र बता दो, मतलब उम्र से किस उम्र तक होती है, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बताना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जैसे मान के चलिए, इसमें बच्चा क्या होगा? 0 से 2 साल है तो बच्चा एकदम शिशु के रूप में होगा, छोटा होगा। इसमें बच्चा क्या करेगा? देखकर, सुनकर, छूकर और अपनी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा। मतलब बच्चा अपने हैंड को के द्वारा टच करके सीखेगा, अपने आँखों के द्वारा देखकर सीखेगा, नाकों के द्वारा सूंघकर सीखेगा, और अपने मुँह से कुछ भी टेस्ट करके सीखेगा, जो भी उसके पास सेंसेस होंगे, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा? एक होगा टच, एक होगा क्या? एक होगा उसका जो हियरिंग होगा, एक होगा उसका क्या? देखना होगा, एक होगा उसका क्या? सूंघना होगा, और एक क्या होगा उसका? एक होगा उसका जो हम कह सकते हैं जो टेस्ट होता है, जो जीभ के थ्रू करेगा, वो होगा। तो ये पांचों प्रकार के जो इसके सेंसेस है उसके द्वारा बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। अब इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस स्टेज की, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज किस नाम से जानी जाती है। और सेंसेस के माध्यम से अगर पूछे कि अगर हम इंद्रियों के माध्यम से किस स्टेज में सीखा जाता है, या फिर सेंसेस के माध्यम से सुनने के माध्यम से, छूने के, टेस्ट करने के, टच करने के, इन सब से किसके माध्यम से सीखा जाता है, मतलब किस स्टेज में सीखा जाता है इनके माध्यम से, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगा इसका उत्तर। इसमें दो बहुत मुख्य गुण विकसित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, या फिर जिसको कि वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है? जैसे मान के चलिए, एक बच्चा है, ये हमारे सामने जैसे बच्चा है। अब आपने क्या किया? अब इसके सामने मान के चलिए बॉल है, ठीक है। अब जब बच्चा एकदम छोटा होगा, जब 1 वर्ष का बच्चा होगा या फिर उससे भी कम स्टेज का होगा, तो बच्चे के सामने से अगर आपने बच्चे को बॉल दिखाई, तब तक वो बॉल उसके लिए अस्तित्व में है। अगर बॉल उसके सामने से आपने हटा दिया, उसको बॉल नहीं दिख रही है, तो समझ लीजिए बॉल उसके दिमाग में नहीं है, बॉल गायब हो चुकी है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है कि मतलब आउट ऑफ द साइट,
एंड आउट ऑफ द माइंड, मतलब कि आंखों से दूर, मतलब कि उसके दिमाग से दूर। ठीक है, ये एक मतलब जब बच्चा इसी स्टेज के एकदम शुरुआती स्टेज में होगा तब बच्चे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे इस स्टेज के आखिरी आखिरी में पहुंचेगा, लगभग 2 वर्ष के करीब करीब में आने लग जाएगा, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा, तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाएगा। बच्चा समझने लग जाएगा कि कोई वस्तु अगर दिखाई नहीं भी दे रही फिर भी मौजूद है, मतलब अगर बॉल को मैंने यहाँ छुपा भी दिया है या फिर इधर कहीं पीछे छुपा दिया तब भी बच्चे को पता है कि बॉल एग्जिस्ट करती है। और बच्चे को ये दिमाग में वो चीज़ है कि बॉल नाम की एक चीज़ थी, मतलब नाम भले ना उसको समझता लेकिन बॉल एक थी, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, ये एक गुण हो जाएगा। और सेकंड गुण बच्चे में होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मान के चलिए आपने क्या किया, बॉल को या फिर किसी चाबी के गुच्छे को क्या किया, यहाँ इधर दूर ले जाकर रख दिया, तो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगेगा। मतलब वो उसने एक लक्ष्य बना लिया दिमाग में कि मुझे इस बॉल को या इस चाबी के गुच्छे को या किसी भी पेन पेंसिल जिस भी चीज़ को पहुंचना है उसके तक, उसको पकड़ना है, जो भी करना है, मतलब उसको पकड़ना है, उससे खेलना है। ये सब उसने क्या बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया, गोल बना लिया, और उसके तरफ वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ने का काम कर रहा है, लक्ष्य पाने का काम कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी लक्ष्य बना सकता है, हो सकता है कि वो कोई ऊंचाई पर चढ़कर कुछ निकालने का लक्ष्य बना ले, वो अपने मम्मा की साड़ी खींचने का प्लान बना ले, या फिर अपने मतलब पापा के जेब से कुछ सामान, कुछ मोबाइल वोबाइल निकालने का प्लान बना ले, वो कुछ भी अपना एक लक्ष्य बना सकता है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को क्या करता है, जानबूझकर करता है ताकि वो क्या कर सके, मतलब एक लक्ष्य बनाता है ताकि वो जानबूझकर उस काम को प्राप्त कर सके। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अब बच्चे में वो गुण विकसित हो गया कि कोई चीज़ के सामने से हटा भी दो तब भी बच्चे को पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी भी गोल को बनाएगा अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ पकड़नी है, ये चीज़ करना है, इस चीज़ को टेस्ट करना है, और फिर उसके हिसाब से काम करना चालू करेगा। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी जैसे दिया हुआ है कि माँ खिलौना कपड़े के नीचे रखती है और बच्चा उसे खोजने लगता है, तो किसका है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, कि भले उसकी माँ ने उस खिलौने को छुपा दिया है लेकिन बच्चे के दिमाग में वो चीज़ अभी भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत की सेकंड स्टेज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे 3 गुण जो हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और बहुत सारे मतलब इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम कहेंगे तो इसी स्टेज से बनते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो पढ़ते इस स्टेज में क्या कहा गया है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग तेजी से विकसित होती है। मतलब बच्चा क्या होता है, जैसे आपने बोला पेन, और सामने ऐसी कोई, अब देखो पेन मान के चलिए ये है आपकी पेन जिससे आप लिख रहे हैं, तो अब इसके बीच में और इसके बीच में बच्चा कनेक्शन बना लेगा कि अगर ये पेन वर्ड बोला गया है तो ये किस चीज़ के लिए बोला गया है, पेन जैसी आकृति के लिए बोला गया है। अगर बच्चे को आपने बताया कि ग्लास वर्ड मान लीजिए बोला गया है, ठीक है, अगर आपने बोला है ग्लास तो वो किसके लिए बोला गया है, वो इसी मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए बोला गया है, इस प्रकार की किसी चीज़ के लिए बोला गया है। अगर कहीं पर कप रखा हुआ है तो बच्चे को मतलब बच्चा क्या करेगा, वर्ड जो वर्ड प्रयोग किया जा रहा है और वर्ड जिस चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मैंने हैंड, हैंड इसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, अगर एयरफोन प्रयोग होगा तो इस चीज़ के लिए प्रयोग होगा। तो बच्चे को ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक थिंकिंग, जिसमें कोई भी वर्ड हो, कोई भी संकेत हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर मम्मी बोल रहा है बच्चा तो उसकी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो चीज़, वो शब्द उसको जोड़ के रख रहा है। ठीक है, तो सिंबॉलिक थिंकिंग तेजी से विकसित होगी, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से तार्किक ढंग से नहीं सोच पाएगा। ठीक है, अभी उसका जो तर्क है, तर्क बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में होगा, अभी तर्क की शुरुआत हुई है, तर्क बच्चा करना अभी तक सीखा नहीं है। ठीक है, तर्क बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में होगा, तार्किक ढंग से बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं सोच पाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला गुण जो दिखा है कि ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रिता। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा पूरी दुनिया का केंद्र अपने आप को मानता है। जैसे बच्चा है तो क्या करेगा, पूरी दुनिया का केंद्र अपने आप को खुद को मानेगा। बच्चे को ये लगेगा कि अगर मुझे कोई चीज़ खाना पसंद है, जैसे मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है तो पूरी दुनिया को भी आइसक्रीम खाना पसंद होना चाहिए। अगर मुझे घूमने जाना पसंद है तो पूरी दुनिया को घूमने जाना पसंद होगा। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कार्टून, जैसे उसको टॉम एंड जेरी अच्छा लगता है तो उसको ये लगेगा कि सभी को टॉम एंड जेरी पसंद
पसंद होना चाहिए, कोई मूवीज़ क्यों देख रहा है। बच्चे को ये नहीं समझ आता कि मेरे सोच के बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, या फिर मेरी चॉइस के अलावा भी कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जिसकी चॉइस अस्तित्व में हो सकती है। ठीक है, तो ये बच्चे के लिए क्या है, कठिनाई महसूस करता है बच्चा इन सब चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा अहम केंद्रित होगा, खुद ही उसको, वो खुद ही खुद का केंद्र है। वो अगर कुछ अच्छा पसंद है तो वो सोचेगा सबको पसंद होगा, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मेरी पसंद है वो सबकी पसंद है, ये सब प्रकार की चीज़ें बच्चा सोचने लगता है। दूसरी चीज का क्या कही गई है, सेंट्रेशन या कि केंद्रण। अहम केंद्रिता अलग होता है, सेंट्रेशन अलग होता है। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी स्थिति केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा। मान के चलिए बच्चा अगर इस गिलास को देख रहा है तो बच्चा क्या करेगा, इसके सिर्फ पानी पर ध्यान देगा, बच्चा गिलास के साइज पर ध्यान नहीं देगा, या फिर इस गिलास की सिर्फ ऊंचाई पर ध्यान देगा, उसके अंदर कितना पानी भरा है वो ध्यान नहीं देगा। अगर आपने उसको कोई खिलौना दिया तो जैसे मोबाइल दे दिया उसको, तो मोबाइल में सिर्फ कैमरा ही कैमरा देख रहा है, लगातार फोटो खींचे जा रहा है, वहीं वहीं 50 फोटो खींच ली उसने, लेकिन मोबाइल के अन्य किसी फीचर को नहीं देख रहा है, गेम नहीं देख रहा है, कोई और चीज़ नहीं देख रहा है। या फिर अगर गेम खेल रहा है तो गेम ही गेम खेल रहा है, वहाँ कैमरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, वहाँ वॉलपेपर क्या लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब किसी भी स्थिति के केवल एक पहलू पर वो क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित उसने कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एक और गुण क्या होता है, एनिमिज्म, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके आगे मैं क्वेश्चन वाली भी जीन पे क्वेश्चंस की एक सीरीज लाऊंगा, मतलब एक वीडियो लाऊंगा उस पर। तो इसमें क्या बोला गया है कि जीववादिता का गुण, मतलब निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानने लग जाता है। बच्चा क्या करेगा, मान के चलिए कि अगर उसके पास एक डॉल है, ठीक है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि ये डॉल को क्या करेगा, वो अपने सिरहाने में सिरहाने के पास सुलाएगा, इसको खाना खिलाने की कोशिश करेगा, इसको नहलाने की कोशिश करेगा, इससे बात करने की कोशिश करेगा। अगर ये डॉल गिर गई तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे डॉल को चोट लग गई हो। तो इस प्रकार की चीज़ें, अगर मान के चलिए वो रस्सी कूद का खेल खेल रहा है, इसे बार बार सीटी में क्वेश्चन भी आता है, और रस्सी कूद के खेल में गिर जाता है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि उस रस्सी ने उसको गिराया है। मतलब बच्चे को ये नहीं पता है कि रस्सी निर्जीव वस्तु है, वो किसी को नहीं गिरा सकती। या फिर जैसे बच्चा फर्श पर गिर जाता है तो मम्मी क्या करने लग जाती है, फर्श को जोर जोर से मारने लग जाती है कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों, क्योंकि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि फर्श की वजह से मैं गिरा हूँ, और जैसे ही उसको मारने लग जाते हैं तो खुश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें किसका उदाहरण, एनिमिज्म का, मतलब बच्चा जब निर्जीव वस्तुओं में सजीव समझने लग जाए। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है कि संरक्षण। इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन को संरक्षण। मतलब बच्चा क्या सोचेगा कि अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया बहुत अच्छे से, यहाँ क्या दिया गया है कि एक ही पानी को चौड़े गिलास से लंबे गिलास में डालने पर बच्चा ये बोल सकता है कि लंबे गिलास में पानी जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है। अब आपने क्या किया, यहाँ के पानी को यहाँ में डाल दिया, तो देखिए इसमें भी पानी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा कि यहाँ पानी की ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पानी ज़्यादा होगा। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि गिलास चौड़ा है। मतलब क्या करेगा बच्चा, संरक्षण का भाव नहीं है बच्चे में। इसी के पानी को इसमें डाला गया, फिर भी बच्चा बोल देगा कि नहीं, इसमें पानी कम था और इसमें पानी क्या था, ज़्यादा था। तो मतलब बच्चे में एक संरक्षण का गुण नहीं है। बच्चा ये नहीं मानता कि कोई भी चीज़ अगर हम उसको स्थानांतरित भी करेंगे तो भी वो जितनी की उतनी ही रहेगी, चाहे हम इस गिलास में रखें चाहे इस गिलास में रखें। पानी अगर इसका इसी गिलास में डाला गया है तो दोनों में पानी बराबर रहेगा। इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पाता। मतलब आकार बदलने पर भी मात्रा बदल गई, ऐसा मानना, मतलब आकार जैसे हमने बदला तो मात्रा भी बदल गई, ये मानना क्या होता है, एक कंजर्वेशन की कमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीरियसन मतलब कि क्रमबद्धता। मान के चलिए बच्चों का आपने क्या किया, छोटे छोटे 5 खिलौने दे दिए, एक खिलौना ये इतना बड़ा, एक खिलौना इतना बड़ा, एक खिलौना इससे बड़ा, एक खिलौना बहुत छोटा। अब आपने बोला इनको क्रम में लगाइए, तो हो सकता है कि बच्चा इनको क्रम में नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी वर्गीकरण का, मतलब सीरियसन का, क्रमबद्धता का, कि मतलब क्रम से अरेंज कर सके, ये वाला गुण अभी तक बच्चे में नहीं आया है। ठीक है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में अरेंज करने में बच्चा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। छोटे बच्चों को आरोही क्रम अवरोही क्रम, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्यों, क्योंकि उनको अभी भी ये सब चीज़ें अच्छे समझ नहीं आई होती, क्योंकि अभी वो 2 से 7 वर्ष की स्टेज में है। इरिवर्सिबिलिटी या फिर मतलब कि अपरिवर्तनीयता बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी प्रक्रिया को मानसिक रूप से उल्टा नहीं समझ पाना। अगर आपने बच्चे को कहा कि 5 + 4 = 9, ठीक है, तो ये बच्चा समझ जाएगा कि हाँ 5 और 6 7 8 9 ऐसा उंगली पर गिनकर समझ जाएगा कि 5 और 4 9 होता है। लेकिन अगर आपने 9 - 5 कर दिया तो बच्चा इसका उत्तर ही नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बच्चों को रिवर्स में चीज़ें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण है कि अगर बच्चे को आपने क्या किया, उसको आप अपने साथ कहीं पर ले गए और वहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बच्चा वहाँ से रिटर्न नहीं आ पाएगा।
उसको रिटर्न आने में बड़ी दिक्कत होगी, आया भी तो बड़ी मुश्किल से आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, अभी उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण है, अभी उसमें परिवर्तनीयता नहीं आई है, मतलब कि वो चीज़ों को रिवर्स में नहीं सोच सकता। 5+4 9 सोच सकता है, लेकिन 9-5 4 सोचने में उसको बड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, ये सब गुण बच्चे में पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें तर्क बहुत ही कम विकसित होता है। ये सब पहलू ऐसे होते हैं जो बच्चे में तर्क के अभाव को समझाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म, एनिमिज्म, कंजर्वेशन, सीरियसन, इरिवर्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें बताती है कि बच्चे में अभी तर्क उस स्तर का विकसित नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो स्टेज है, अब बच्चा ठोस मतलब जो ठोस वस्तु है, कॉन्क्रीट वस्तु मतलब जिनको हम टच कर सकते, फील कर सकते। मान के चलिए कि जैसे ये है मेरे पास पेन, तो मैं देखिए इसको जैसे टच करके रखा हूँ, इसको मैं जैसे इस एयरफोन को मैं टच कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको कॉन्क्रीट चीज़ें बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉन्क्रीट वस्तुओं मतलब ठोस चीज़ों, घटनाओं के बारे में तार्किक ढंग से व्यक्ति सोच पाता है। ठीक है, लेकिन जो घटनाएं अतार्किक मतलब जिन घटनाओं को हम टच नहीं कर सकते, जो कॉन्क्रीट नहीं है, वो अमूर्त है, जो हमारे दिमाग में है। जैसे कि मैंने आपको बोला गुस्सा, क्या आप गुस्से को टच कर सकते हो? अगर मैंने आपको बोला खुशी, या फिर मैंने आपको बोला आनंद, इन सब चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, ये आपके दिमाग में बने हुए कॉन्सेप्ट है। आप अभी इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, लेकिन 7 से 11 वर्ष में अगर कोई बच्चा है तो अभी इन सब चीज़ों को नहीं सोच पाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप बोलोगे इस ग्लास से संबंधित कोई चीज़ पूछोगे, या फिर पेन से संबंधित कोई चीज़ जिनको टच फील कर सकता है, कोई छोटे पत्थर दे दिए, बड़े पत्थर दे दिए, तो उन सब चीज़ों से संबंधित तर्क को कर पाएगा। कैसे कर पाएगा अब मैं बता रहा हूँ। इसमें बच्चे में कंजर्वेशन का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके पहले वाली स्टेज में नहीं था। कंजर्वेशन मतलब अगर इस ग्लास में पानी है और हमने इस ग्लास में डाल दिया, अब ये मान के चलिए चौड़ा ग्लास है, लंबा ग्लास है, तब बच्चा क्या बोलेगा? नहीं सर, दोनों में पानी। अगर हमने बोला कि ग्लास किस ग्लास में पानी जाता है, तो बच्चा बोलेगा सर दोनों में पानी सेम है, क्योंकि आपने इसी का पानी इसमें डाला है, इसकी बस आकृति में चेंज आया है, उससे पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पानी यहाँ जितना था उतना वहीं रहेगा। पानी की आकृति मतलब बर्तन की आकृति बदल देने से वस्तु, वो जो उसमें वस्तु है, उसका मान या फिर उसकी मात्रा नहीं बदल जाएगी। ठीक है, तो ये गुण आ जाएगा। क्लासिफिकेशन का गुण आ जाएगा। लेकिन किसके प्रति? जो अमूर्त मतलब जो मूर्त चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट वस्तु है। मान के चलिए आपने बच्चे को क्या किया, ऐसे बड़े ऐसे पत्थर दे दिए। ठीक है, ऐसे एक पत्थर, ऐसे पत्थर। अब आपने बोला कि इनको छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करो, तो बच्चा बता देगा कि ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। ठीक है, अगर आपने ये दो चीज़ों में पूछा कि बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, तो बता देगा कि ये बड़ी है, छोटी है। मतलब उनमें तर्क आ जाएगा किन चीज़ों के प्रति? ठोस वस्तुओं के प्रति। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर क्या आ जाता है बच्चों में? अ, जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन कहा गया है। ठीक है, कंजर्वेशन के बाद ये मैंने आपको सीरियसन समझाया कि वस्तु को क्रम में लगा सकेगा, और कंजर्वेशन मतलब कि अगर आकृति बदल भी जाए तब भी मात्रा सेम रहेगी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? क्लासिफिकेशन का मतलब होगा कि बच्चा वस्तुओं को उनके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकता है। मान के चलिए आपने यहाँ एक पेन रखा, यहाँ एक पेंसिल रखी, यहाँ एक मान के चलिए आपने टेबल रखा, और आपने बोला कि चीज़ों को अलग अलग अरेंज करो, मतलब 4 टेबल रख दिए, 2 पेन रख दिए, तो बच्चा क्या करेगा? 2 पेन को अलग, 2 टेबल अलग, जो अपने रबर अलग, ये सब चीज़ों को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा, मतलब उनको उनके क्रम में डाल देगा। ठीक है, सॉरी, उनके एक वर्ग में डाल देगा, उनको वर्गीकृत कर सकता है बच्चा। अगर आपने बच्चे को 10-10 की नोट दी और 20-20 की नोट दी और मिक्स कर दी और बोला कि 10 की नोट को अलग करो, 20 की नोट को, तो ये कर सकता है बच्चा। लेकिन आपने अगर दिमाग में कोई चीज़ को अलग करने बोला तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसमें अमूर्त तर्क उत्पन्न नहीं हुआ है। इसमें किसी प्रकार को मानसिक रूप से उलट भी सकता है बच्चा। मतलब कि अगर आपने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ 2+4 कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा 6, और आपने पूछा 6-2, तो बच्चा 4 भी बता पाएगा, बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके पहले वाले स्टेज में, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें 2+4 6, तो बच्चा आराम से बता देगा। 6-2 4 बताने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये 4 गुण इसमें डेवलप होते हैं। ये CCS मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरियसन, ये तो याद रखना है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पाए जाते हैं, और इसके पहले वाले स्टेज में नहीं पाए जाते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा लास्ट स्टेज में आ गया। अब बच्चा एकदम होशियार हो जाएगा, बच्चे को अब संपूर्ण इसमें तर्क आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आ जाएंगे हम लोग देखते हैं।
अब मान के चलिए, अब हम आ गए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। ये 11 वर्ष और उससे अधिक तक पाई जाती है। इसमें बच्चा अमूर्त, काल्पनिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। मतलब अब बच्चा क्या होगा, दिमाग में चीज़ें बनाकर सोचने लग जाएगा। जैसे यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बच्चा क्या सोचने लग जाएगा कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक कम हो जाए तो लोगों, जानवर और वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो दूर फेंका जाएंगे इस धरती से। मतलब वो कैसी चीज़ें सोचने लगेगा जो अमूर्त है। अभी कोई, ये कोई रियल बात तो है नहीं, वो एक कल्पना है। पर वो कल्पना के जरिए, वो अमूर्त चिंतन के जरिए ये सब चीज़ें सोचने लगेगा। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाएगी उसमें। अगर इसके पहले वाली स्टेज में बात करूँ तो यहाँ पर आगमनात्मक तर्क आता है। ठीक है, इसमें कौन सा तर्क आता है, आगमनात्मक, जिसको कि क्या बोला जाता है, जिसको इंडक्टिव बोला जाता है। और इस वाली स्टेज में जो हम लोग लास्ट स्टेज है, इसमें कौन सा तर्क आ जाता है, इसमें आ जाता है डिडक्टिव, मतलब कि निगमनात्मक तर्क। इसमें निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में विकसित हो जाती है। मतलब बच्चा क्या करता है, विचारों, सिद्धांतों, अमूर्त अवधारणाओं को समझ पाता है। अगर ऐसा होगा तो कैसे क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। मतलब मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने लग जाता है, कल्पना से संबंधित। ठीक है, कि मान के चलिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा अगर धरती का पूरा पानी सूख जाए। इस प्रकार की चीज़ें बच्चा क्या होगा, सोचने लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान का बच्चे में गुण आ जाएगा। जटिल समस्याओं को समझ सकेगा, जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के नए नए तरीके खोज सकेगा। लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग आ जाएगी, बच्चे में तार्किक ज्ञान आ जाएगा। और बच्चे में निगमनात्मक तर्क भी उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा पूर्ण तरीके से सोचने के युक्त हो जाएगा। ठीक है, तो सब स्टेज का अलग अलग मैंने आपको गुण बताया। चारों स्टेजेस को एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, हमें इसका टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा सीखना इसका मुख्य गुण है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, ये 2 गुण इसमें प्रमुख होगी। इसमें बच्चा क्या होगा, छोटा होगा। अब पूर्व संक्रियात्मक, इसका 2 से 7 वर्ष टाइम पीरियड याद रखना है। इसमें प्रतीकात्मक सोच में विकसित हो जाएगी, मतलब सिंबॉलिक थॉट। और तार्किक सोच सीमित होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चा तार्किक रूप से नहीं सोच पाएगा। अगर एक ही चौड़े ग्लास का पानी थोड़े ऊंचे ग्लास में डाल दोगे तो हो सकता है बच्चा बोल दे कि ऊंचे ग्लास में ज़्यादा पानी है। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि कब से कब तक, 7 से 11 वर्ष पाई जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें मूर्त चीज़ों के बारे में, जो कि कॉन्क्रीट चीज़ें जिनको बच्चा टच फील कर सकता है, उनके बारे में बच्चा तार्किक सोच रखेगा। और क्या करेगा, इसमें सीरिएशन और संरक्षण, मतलब सीरिएशन, संरक्षण, वर्गीकरण, मतलब सीसीएस जिसको कि हम बोलते हैं कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब गुण बच्चे में विकसित हो जाएंगे। और जो लास्ट स्टेज है जिसको कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 11 वर्ष से आगे में पाई जाती है, उसमें बच्चा क्या करेगा, अमूर्त और काल्पनिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचेगा। इसमें बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, इकोनॉमी की समझ रख सकता है, साइंस की समझ रख सकता है। ऐसे तर्क जो उसके सामने उपस्थित नहीं भी, उनके बारे में बच्चा आंकड़ों को समझ पाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे में कौन सा, इसमें बच्चे में निगमनात्मक तर्क उत्पन्न होगा, निगमनात्मक, ये याद रखना है, वो वहाँ नहीं लिखी थी बातें। और इसमें आगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका धन्यवाद, थैंक यू।